नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दीपक वोरा साहब हैं, इसलिए मैं जितना कुछ कहूँगा वो कम ही होगा। और चर्चा मैं इस बात की करने आया हूँ कि ईरान की तरफ से एक सीनियर ऑफ़िसर के हवाले से ये कहा गया कि अगर इज़राइल ने ईरान के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान जो एटम बम रखे हुए इस्लामिक कंट्री है, वो ईरान की तरफ से इज़राइल के ऊपर बम पटकेगा। यानी कि ईरान के ऊपर अगर आपने एटम बम का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान आपके ऊपर एटम बम का इस्तेमाल करेगा। ये इस्लामिक जो ब्रदरहुड है, उसके चलते है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार क्या ऐसा कर पाएगी? पाकिस्तान के भीतर ऐसा साहस है, इज़राइल ऐसा देश है जो बहुत आक्रामक है, अपने दुश्मन को और अपने ऊपर मंडराते हुए खतरे को हरगिज़ नहीं छोड़ता है और किसी कीमत पर नहीं छोड़ता है। अभी इसहाक डार हैं, डिप्टी पीएम हैं पाकिस्तान के, उनका बयान आ रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने जो एटम बम रखा है सिर्फ डिफेंस के लिए रखा है। फिर भी यह सवाल बनता है क्योंकि ईरान के बहुत ही सीनियर ऑफिसर के हवाले से आया है और मुस्लिम देशों के भीतर भी ईरान पर हो रहे लगातार इजरायली हमलों को लेकर के एक चुप्पी है। तो जब आप कश्मीर पर आ जाते हैं, जब आप पहलगाम के खिलाफ हिंदुस्तान के हमले को लेकर के खड़ा हो जाते हैं, तो अभी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और दीपक वोरा साहब से बेहतर कोई दूसरी आवाज़ इस पर हो नहीं सकती है। सर क्या लगता है आपको ये जो एटम बम का डर है या एटम बम इस्तेमाल करने की आशंका दुनिया में बनी हुई है, होगा? और क्या होगा तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान ईरान की तरफ से इज़राइल से मोर्चा ले? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और आपके प्रश्न इतने इन डेप्थ होते हैं कि मुझे बड़ा सोच सर समझ के जवाब देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं थैंक्स सर सर। थोड़ा सा बैक में जाता हूँ आपको या बताना चाहता हूँ। नॉर्मली आई डोंट टॉक अबाउट इट। तो मेरे एक अमेरिका में मित्र हैं जिनको मैं जानता हूँ। लेट्स पुट इट दैट वे। उनका नाम है, मैं प्यार से बिल्लू भाई क्लिंटन कहता हूँ। तो कभी हुँ, कभी जब न्यूयॉर्क जाता हूँ उनसे मिलता हूँ। वो पुराने राष्ट्रपति थे जैसा आप जानते हैं। 1999 में आपको पता है कि जंग हुआ था कारगिल के ऊपर, पाकिस्तान ने हमला किया। फिर जब हुँ, हमने उनको ठोका तो वो जो 4 जुलाई जो अमेरिका का नेशनल डे होता है, वो भागा गया। वो कोई बदमाश था, अपने आप को शरीफ कहता था, वहां भागा गया और बिल्लू भाई से कहता बचा लो, हिंदुस्तानी मुझे बहुत ठोक रहे हैं। तो उस वक्त बिल्लू भाई क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से बात की और उसके बाद कुछ हुआ। अब सर मजेदार चीज ये है, हम लोग सब नैरेटिव तो यही थी, कहानी तो यही थी कि उन्होंने फोन किया, बोला कि भाई माफ कर दो इनको। और मैं वो मुझ पे दबाव डाल रहे थे कि कोई स्टेटमेंट इशू करो कश्मीर के बारे में, मैं नहीं कर रहा। हुँ, अच्छा कहानी हुँ, खत्म। सर कई साल बाद उनके एक विशेष सलाहकार क्लिंटन साहब के, जो जिनका निधन हो चुका है, जो जानते थे पूरी कहानी, उनका कहना ये था, उन्होंने मुझसे कहा था, कुछ साल पहले हम न्यूयॉर्क में मिले थे, तो मुझसे कहा कि एम्बेसडर आप इतना एनालिसिस करते हैं, आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि बिल्लू भाई ने क्या बोला था प्राइम मिनिस्टर को और क्यों फोन किया था। कोई पाकिस्तान हुँ, से ज्यादा मोहब्बत थी नहीं हमारी। ये हुँ, क्या 9/11 हो चुका था और होने वाला था, और फिर उससे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तो हमारा कोई मोहब्बत नहीं थी, पर क्यों फोन किया, क्यों इंटरवीन किया। हुँ, हुँ, अबे मैं दंग हो गया, मैं यार ये क्या बोल रहे हो मेरे को, मैं कभी सोचा नहीं था इन लाइन को। तो मैंने कहा टाइगर बता। कहता हमारी चीजें, हमारी सामग्री वहां पड़ी थी, जिस अच्छा। एरिया जिस एरिया के पास हो सकता था कि अगर आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता तो आप लोग वहां बम फेंकते और हमारी सामग्री पूरी तरह से भस्म हो जाती। बड़ा सर इंटरेस्टिंग। सर 1 मिनट रुकूँगा, 1 मिनट रुकूँगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। दीपक वोरा साहब क्या इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अपना कोई एटम बम नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में जो एटम बम है, वो अमेरिका ने रख रखा है। ये बात मैं कर रहा हूं कारगिल हाँ, 19 1999 की। जी, जी। और उससे पहले भी, क्योंकि अमेरिका का एक कानून है सर, उसको कौन सा अमेंडमेंट कहते हैं, कि अगर आप अमेरिका भूटान की मदद करना चाहता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि भूटान एटम बॉम्ब नहीं बना रहा। और जब सोवियत संघ घुसा हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, हर साल हुँ, रोनाल्ड रेगन साहब जो उस समय राष्ट्रपति थे, जब मैं वहां पोस्टेड था, वो सर्टिफाई करते थे। तो हम कहते थे ये तो झूठ सर्टिफाई कर रहा है, वो झूठ नहीं सर्टिफाई कर रहा था सर। अब मैं जब हुँ, हाइंडसाइट में कहते हैं ना, जब पीछे की तरफ मुड़ के देखते हो तो आपकी नजर परफेक्ट होती है। तो अब मुझे हुँ, समझ आ रहा है कि वो जो सर्टिफाई करते थे इन दी
मिड 80s, पाकिस्तान वाकई में उसके पास काबिलियत नहीं थी बम बनाने की। और वो अमेरिका, वो सही कह रहे थे कि नहीं बना रहा, तो वो अमेरिका की सामग्री वहां रखी थी। याद रखिए सर, इन दी 80s सोवियत संघ अभी जिंदा था, टाइगर अभी मौजूद था, वो तो 91 में गया है, तो वहां रखा हुआ था क्योंकि बॉर्डर कॉमन है। ताजिकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अफगानिस्तान में फिर बाद में सोवियत संघ पहले घुसा था, फिर वहां से चला गया। दिस वाज द होल स्टोरी, कि इनके पास अपना कुछ नहीं है। फिर मैंने इसमें थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो मुझसे एक विशेषज्ञ ने कहा, कहते दीपक बोरा, मैं आपको एक गैराज में बंद कर देता हूँ और आपको एक पेचकस देता हूँ, एक हथौड़ा देता हूँ, बोलो कार बनाओ। तो पहली चीज आप मेरे मुंह पे देखेंगे, अरे तेरा दिमाग खराब है, बैटरी कहाँ है, टायर कहाँ है, सीट कहाँ है, इंजन कहाँ है, मैं गैराज में बैठ के अकेला क्या करूंगा। तो कहते हैं आप क्या सोचते हो, वो जो हीरा मंडी की नौटंकी थी, क्या नाम था उसका, AQ खान, वो अकेला आके बना गया। जबकि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन उस समय होते थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनकी जानी दुश्मनी थी। वो तो कहते थे, वो भुट्टा वाला जो था ना उस समय उनका प्राइम मिनिस्टर, भुट्टा वाला ही था ना उसका नाम, ऐसे कुछ, मैं बुढ़ा हो भुट्टो। गया तो भुट्टा वाला, जुल्फिकार भुट्टो। हाँ, तो वो, उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूँ। जब परवेज मुशर्रफ के टाइम में ये सब नौटंकी हुई, भुट्टा वाले ने उसको बनाया था, फिर वो जा रहा था, उसने कहा ये साहब ये कहाँ से आ गया चूहा, इसको क्या पता है एटॉमिक एनर्जी के बारे में, इसको क्या पता है एटम बम के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग ये था। अब मुझे समझ आता है कि उसने इस्तीफा क्यों दिया। तो उसने कहा इसको तुम कहाँ से घुसा के ले आए हो, बना तो मैं रहा था, अच्छा मुझसे नहीं बन रहा था, आप नाराज हो गए, इसको ले आओ। तो सारा जो ब्लेम अमेरिकन ने जो हथियार रखे थे इस हीरा मंडी के डांसर के ऊपर रख दिया, जिसका नाम था अब्दुल कादिर खान। ये उस समय की कहानी है। आज की कहानी, सर, अगर ये मैकडोनल्ड ट्रंप कहता है मैंने मध्यस्थता की है, मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, अगर कि मैंने मध्यस्थता की, तो धंधे वाला है तो मैकडोनल्ड तो है ही, कि मैंने मध्यस्थता, बार बार कहता है, हर चीज पे कहता है। आप उसको फोन करके बोलिए, मैकडोनल्ड ट्रंप साहब मौसम कैसा है, हाँ जी मैंने मध्यस्थता की है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा सर ये बताइए कि आपके लिए कोको कोला भेजे या पेप्सी कोला, हाँ जी मैंने मध्यस्थता की है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यार टाइगर, इसको जवाब तो सीधा दे। मेरा मानना है सर वो भी झूठ नहीं बोल रहा। ये अभी तक मुझे, हो सकता है कि 1 साल के अंदर व्हाइट हाउस में कोई किताब लिखेगा, हो सकता है हमारी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए जाएं। मेरा मानना है उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर से जब बात की, उनसे कहा कि देखिए मेरा सामान वहां पड़ा हुआ है जहां पे आप ठोक रहे हो, वो नूर खान बेस, जिसको पहले चकलाला बेस कहते थे, जिसको आप ठोक रहे हो, वहां मेरा सामान पड़ा है, कुछ देर के लिए रुक जाइए, मैं अपना सामान हटा दूं। और मेरा मानना है कि हम मान गए, क्योंकि उसको नाराज दीपक कर। वोरा साहब, एक मिनट सर आपको रोकता हूं, मैं बिल्कुल दर्शकों को साफ करूं। दीपक वोरा साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई बम वम नहीं है, एटम बम है ही नहीं। पाकिस्तान बिना एटम बम के है। पाकिस्तान के पास जो बम है वो अमेरिका ने इस इलाके में अपने इस्तेमाल के रखा हुआ है, जब कभी जरूरत पड़े तो हम वहां से निकाल करके इस्तेमाल कर पाए। इसलिए जब चकलाला में हमारी एयरफोर्स ने हमला किया, या नूर खान बेस जिसको कहते हैं, या किराना हिल्स जिसका नाम आता है, दरअसल वहां बम अमेरिका के थे, और हिंदुस्तान की एयरफोर्स का हमला इतना ताकतवर था कि अमेरिका को डर हो गया कि हमारे बम यहाँ खत्म हो जाएंगे, इसलिए 100%, यह युद्ध रुका। यानी 100%। कि सर, और हाँ। हमने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ टेम्पररीली हम सस्पेंड कर रहे हैं, अग्रीमेंट है, कोई सीज फायर विसफायर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जब हमें जरूरत पड़ी उसको रिज्यूम करने की हम अब ये मेरा मानना है, ये दो इवेंट्स जो है, एक 1999 और उसके फिर 26 साल बाद 2025, जब मैं वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कनेक्ट द डॉट्स, तो फिर थोड़ी सी ट्यूबलाइट जलती है मेरे दिमाग में, यार ये कुछ कुछ तो बात है, कि ये जो चीजें वहां पर हुई थी। सो दिस वाज द वन इशू। अब दूसरा, ये जो बकवास कर रहे हैं कि हम, ईरान के एक ऑफिसर ने ये बोला है, किसी पाकिस्तानी ने नहीं बोला, वो तो एकदम से डर गए, उनको पता ईरानी क्या। ऑफिसर ने बोला, हाँ सर। हाँ, और वो किसी टर्किश अखबार में छपा होगा। तो सब वो जब हार होता है उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो ये भी बोलने को तैयार, अब तो उनकी पिटाई हो रही है बुरी तरह से ईरान की, तो ये तो ये भी कहेगा, अजी फिक्र मत, अपने लोगों को अजी फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह चंद्रमा से भी कोई आएगा लड़ने के लिए, इंशाअल्लाह कोई मंगल ग्रह से भी आएगा लड़ने के लिए, इंशाअल्लाह ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ताकत तो बची नहीं है, तो हर चीज अब अल्लाह पे छोड़ दिया आपने। तो ये जो है मेरा मानना कि ये सब दिस इज टोटल नॉनसेंस।
लेकिन पाकिस्तान सर मेरा एक सवाल है, जी, अगर जी। आप ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान बिना परमाणु बम के है, ये तो हाँ, बस कहने भर की बात है, यानी कि एटम बम का इस्तेमाल पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता है, उसके है पास ही है नहीं। ही नहीं, तो ईरान को देने का मामला कहाँ से आता है? लेकिन दूसरा गंभीर सवाल ये है सर कि जिस तरीके से इसराइल हमलावर है, उसने 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 5 9 से ज्यादा उसके जो कमांडर्स हैं उनको मार दिया है, वहां की खुफिया एजेंसी के चीफ को मार दिया है, और अब खतरा ये है कि ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं या वहां के सर्वे सर्वा हैं खामनेई, उनकी जान भी जा सकती है, इजराइल ले सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। सर आप कितना सहमत हैं इससे? एक तो नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, उसके ऊपर हमले भी हुए थे एक या दो जब वो इलेक्शन लड़ रहा था। दूसरी तरफ हम्म। से इजराइल ने यह भी कहा है कि हम जब चाहे खमेनी साहब जहां मर्जी छुप जाओ दुनिया में, हम आपको ढूंढ लेंगे। वो हम्म। कहते हैं ना, हम अपना भेष बदल के, हम कोई चाल चल के तुझी से तेरे घर का पता पूछ लेंगे। बॉलीवुड का गाना है, हम तुझे ढूंढ लेंगे, हम्म। फिल्म का नाम महल था। मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, हम अपना भेष बदल के, कोई चाल चल के तुझी से तेरे घर का रास्ता पूछ लेंगे। तो ये बड़ी हम्म। मजेदार चीज थी। अब जब एक तरफ तो ट्रम्प कहता है कि नेतन्याहू कहता है कि ट्रम्प के ऊपर हमला किया था, ईरान उसको मरवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अब बात हो रही है कि इसराइल खमैनी को मराएगा, और ट्रम्प साहब बोले यार ऐसा मत करना। इसका भी एक कारण है सर कि हम्म। ईरान में इस समय अगर कोई व्यक्ति बचा है जिसकी बात फौज मानेगी, वो खमेनी है, आयतुल्ला हम्म। अली खमेनी। अगर वो चला गया, खत्म हो जाएगा सब। हम्म। इसराइल ने ये कहा है, ये भी बड़ी मजेदार चीज है कि तेहरान के जो आसमान है उसके ऊपर पूरी हमारी डोमिनेंस है। आज हम्म। कुछ देर पहले आप और मैं बातचीत कर रहे हैं 16 जून को, भारतीय समय के अनुसार इस समय 10 बज रहे हैं। तो अभी हम्म। 1 घंटा पहले एक वीडियो रिलीज किया गया है। ईरान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, मैं थोड़ी बहुत फारसी बोल लेता हूं, तो मैं हम्म। सुन रहा था, वहां एक महिला जो अपना ढक के चादर वदर पहन के, हिजाब पहन के बोल रही थी कि हम हम्म। लड़ेंगे और ईरान ये करेगा और हम इसराइल को भस्म कर देंगे और हम इसराइल में इतना नुकसान किया। तो सडनली ऊपर देखती है और भागती है बाहर स्टूडियो से। इसराइल ने हमला कर दिया था स्टेट ब्रॉडकास्टर ऑफ ईरान के ऊपर, नेशनल अच्छा। टेलीविजन जो हमारा दूरदर्शन है। तो वो औरत हम्म। स्टूडियो से भाग हम्म। गई। ये मुझे देख के बड़ी हंसी आ रही थी कि ये फोटो पहले किसने ली होगी सर। ये फोटो ली होगी जो कैमरामैन वहां पे सामने खड़ा हम्म। होकर कवर कर रहा था। क्या आपके सामने बिल्कुल भी बिल्कुल। कोई कैमरामैन खड़ा होता है जब आप स्टूडियो में जाते हैं? अब फिर इजरायली के पास कैसे हम्म। पहुंची है जिसने रिलीज किए? अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ। एक जर्मन हम्म। फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन भी थे, 18वीं 19वीं शताब्दी में। उनका नाम था जॉर्ज विल्हेम हेगल। तो गॉड का मतलब होता है जॉर्ज, विलियम हो गया विलियम, हेगल HEGEL। हम्म। इन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज कही थी। लोग कहते हैं कार्ल मार्क्स ने कहा था, वो सही नहीं है। जॉर्ज हेगल ने कहा था कि हर हादसा जो होता है इतिहास में, 2 बार होता है। पहली बार ट्रेजेडी, और दूसरी बार स्वान। स्वान का मतलब होता है फार्स, मजाक, हम्म। जोक। हम्म। हम्म। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री होते थे मोहम्मद मुसाद्देक, और ये बड़े हम्म। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे, बड़े पॉपुलर थे, बड़े कैपिटलिस्ट थे। लेकिन इन्होंने शाह ऑफ ईरान, यही सेम शाह जो भाग गया था बाद में, जो मर गया, शाह रजा अली पहले, तो शाह सेकंड पहलवी। वॉर के, हाँ, उसको वापस ले आए थे। जो लोग जंग जीते थे, क्योंकि वो उसको निकाल दिया था, कहीं ले गए थे, फिर वो वापस आ गया, उसको शहनशाह बना दिया। उसको जो है मुसद्दे कुछ हिलने तक नहीं देता था। वो बाथरूम में जाता था तो मुसद्दे से पूछता था कि प्राइम मिनिस्टर मैं बाथरूम जा, बच्चे नहीं होते क्लास में तो उस तरह उसको ट्रीट हम्म। करते हैं। हम्म। हम्म। अब मुसद्देक साहब ने कहा कि भाई ईरान के पास तो जबरदस्त तेल है, और उस समय सारा तेल का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो शहनशाह ने दे रखा था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। उन्होंने हम्म। पूरा, वो BP थी या क्या, बाद में BP बन गई है, जो भी हुआ, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब मुसद्देक बोला यार टाइगर, जो तुम तेल प्रोड्यूस करते हो 20% तो मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, मैं अपने हम्म। ऑडिटर कल भेज रहा हूँ देखने के लिए कि वाकई तुम 20% मुझे दे रहे हो कि नहीं। 53 की बात है। तो वो ब्रिटिश कंपनी जो इंडो ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, वो बोले अबे चुप है, किसी को भेजेंगे यहाँ ठोकेंगे तेरे को। दे रिफ्यूज। उस समय फिर इसने हम्म। क्या किया, इसने नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये तो कैसे स्वीकार करेगा ब्रिटेन? कमाल है। कल तक तो हम्म। तू मेरा मेरे जूते साफ करता था, मेरा तो नौकर था, मेरा दरबान था, आज तो तूने नेशनलाइज कर लिया। फिर अमेरिका के साथ मिलके
प्लान बनाया कि इसको बाहर निकालो। एक कू किया गया और सर उस कू के दौरान उसके तीन चीजें की थी। एक, ब्राइबरी, पैसा, राजों का राज, रुपया, सबसे बड़ा रुपया। किसको ब्राइब किया था? ईरान उस टाइम की 53 ईरान की इंटेलिजेंस को, उसकी मिलिट्री को, उसकी सिक्योरिटी वालों को, उसके सिविल सर्वेंट्स को। दूसरा ब्राइब किया था उसके पॉलिटिशियंस को। और तीसरा उन्होंने अपने एजेंट्स जिनको ट्रेन कर रखा था काफी देर से, उनको भेजा, 6 महीने लगे थे। ये तीन चीजें, ट्रेन एजेंट्स जो दंगा करेंगे, पॉलिटिशियंस जिनको खरीद सर लीजिए। आपकी बात से सवाल पैदा होता है, क्या मोसाद इतना पेनिट्रेट कर गया है ईरान के भीतर मैं इसी कि का जवाब देने उसकी लगा था, इसी का जवाब में आ जी रहा था। ये हुआ था 53 में, मोसाद की स्थापना हुई थी 49 में। तो उनके पास इतनी उस समय जो है मोसाद ने नहीं किया था, ये था ब्रिटिश अमेरिकन गिव। लेकिन मोसाद ने सीखा इससे और वही चीज की सर 2025 में जो 1953 में कहा था। हेगल ने क्या कहा था? दो दो बार हर चीज इतिहास में होती है, क्योंकि इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं है। तो पहली तो ट्रेजेडी हो गई जब मुसद्दिक को निकाल दिया था। अब जो मजाक चल रहा है पिछले 6 महीने से या पिछले 3 साल से, 2 साल से या पिछले 50 साल से, इसराइल पेनिट्रेट कर चुका है ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट। नहीं तो सर, आप और मैं एक कमरे में, मैं एक कमरे में बैठा अपने बेडरूम में, आप दूसरे बेडरूम में हैं, इसराइल एक मिसाइल दागता है, मेरा तो भरता बन जाता है, आप मजे से बैठ के टीवी देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं होता। ये टारगेटेड किलिंग, टारगेटेड आप हानि का जिक्र असैसिनेशन। कर रहे हैं, हानि की तो इशारा कर रहे हैं। अभी भी कितने हाँ जी, जनरल मार दिए हैं, उनके अभी इंटेलिजेंस मारे। को मार दिया है, उनके साइंटिस्ट को मार दिया है। तो ये जो मैं हमेशा अपने बेड के पास ये किताब जो रखता हूं, मैं पढ़ता रहता हूँ, राइज एंड किल फर्स्ट। देख रहे हैं आप टाइटल? ये बिल्कुल सर, किताब, हाँ। हाँ, ये एक इजरायली जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ, रोनन बर्गमैन ने कुछ साल पहले लिखी थी कि इजराइल का डीएनए ये है, उसके खून में ये है कि मैं उठ के तुझे पहले मारूंगा कि तू मुझे ना मार सके। सर राइज। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने 3 बातें कही हैं। एक तो पाकिस्तान के पास कोई एटम बॉम्ब नहीं है, सवाल नहीं अमेरिका पैदा भी होता। अपना रख रखा है। दूसरा ये है कि पेनिट्रेशन जो है मोसाद का ईरान के भीतर काफ़ी अंदर तक और है। कुछ अगर एंक जनरेशन से जो लोग भेजे जी, थे एजेंट, वो शादी कर ली वहां, उनके बच्चे हो गए, बच्चे भी गुजर गए, 3-4 जनरेशन से वहां बैठे। ठीक है सर। तीसरा कि इज़राइल ऐसा आक्रामक देश है कि अगर उसके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है तो ख़त्म किए बगैर वो नहीं रहेगा। चौथा सवाल मेरा ये है सर कि मुस्लिम देशों का एक बड़ा एसोसिएशन है, ओआईसी जिसको आप कहते हैं। 57 57 मेंबर्स। देश दुनिया भर में हैं, 57 देश दुनिया भर में हैं सर। सवाल ये है कि आज की तारीख में कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे, कुछ देशों को छोड़ दो, ये अरब देश हैं बहुत ज्यादा, उसमें जो स्थापना भी अरब देशों ने की थी। हुँ, ओरिजिनली उसका नाम रखा गया था अरब समिट, बाद में बन गया इस्लामिक समिट और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये हुआ था जब सा मेरा ख्याल वो अल अक्सा मस्जिद पे कोई हमला हुआ था, हुँ, किसी हुँ, ने किया था एक्सेट्रा, तो इसकी स्थापना की ठीक गई है। थी। अब इसमें जो 57 देश हैं सर, इस्लामिक समुदाय का नेता कौन है? पाकिस्तान कहता है मेरे पास एटम बॉम्ब है, भले ही अमेरिका ने दिया हो, मैं नेता। टर्की कहता है चुप हो, झापड़ मारूंगा, ऑटोमान का तो मैं सक्सेसर हूं, मैं नेता। सऊदी अरेबिया कहता है मक्का मदीना मेरे पास है, मैं नेता। ईरान कहता है भाई मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, मैं भले ही शिया हूं, मैं नेता। मिस्र वहां साइड पे बैठा हुआ, यार तुम आपस में भिड़ के मर जाओ, नेता तो मैं ही हूं। देर हुँ, इज नो वी नो कौन है लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो सर, अभी ये जो बात कर रहे थे, जो ईरानियन कह रहा था कि पाकिस्तान उन पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। सारा हुँ, इसराइल का जो हुँ, हमला है वो यही था कि अगर तूने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, मैं तेरा पराठा बना के सवेरे नाश्ते में खा जाऊंगा और मैं डकार भी नहीं भरूंगा। इसराइल के जैसे हुँ, यूक्रेन में रूस ने क्या कहा, तू नेटो में नहीं आ सकता टाइगर, बाकी तू जो मर्जी कर, तू चंद्रमा पे चला जा, तू समुद्र के नीचे डूब जा, तू नेटो में नहीं आएगा। और यही चीज वो कह रहा है कि तुम एटम बम नहीं बनाओगे। सो अब जो वहां पे स्थिति ये है सर, इस्लामिक समुदाय में ईरान शिया है सर, ये शिया सुन्नी स्प्लिट को आप डाउन प्ले ना करें, ये बहुत सीरियस है हुँ, 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 सर। जनवरी में वो ईरान कहता है कि पाकिस्तान को, तू बलोची जो आतंकी है, फ्रीडम फाइटर्स जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान तो एरिया तो बहुत बड़ा ईरान में भी हुँ, है, ईरान में भी हाँ। उन्होंने मिसाइलें दाग दी पाकिस्तान के अंदर इनके कैंप्स पर।
पाकिस्तान ने बढ़ा, यार यही तो क्या कर, तू तो मेरा भाई है, बहन है, इस्लामिक डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, मुस्लिम मुस्लिम। फिर पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी। फिर वो ईरान का जो उस समय राष्ट्रपति था, राइसी या क्या नाम था, वो भागा आया। रईसी, हाँ। हाँ, कि यार डार्लिंग, हम दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं भाई, ये क्या कर रहे हो यार, लेट्स बंद करो इसको ना, हाथ मिलाओ ना, फिर जब फिर मिलो ना, इंशाअल्लाह सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह हम सब बंद कर देंगे। जैसे ही वो वापस गया ईरान, फिर से मिसाइलें उड़नी शुरू हो गई। So the Iranians, the Shia Iranians, they detest सुन्नी पाकिस्तान। अफगान लोग भले ही वो सुन्नी है सर, तालिबान, वो नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से। जो पाकिस्तान हमेशा ही सोचता रहा, अरे ईरान वो तो मेरा चमचा है, वो तो मेरा खनसामा है, जब चाहूं उसको कंट्रोल कर लूं। सर, माय फादर इज फ्रॉम गजनी, वॉज फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान। मैं पठान हूँ सर, और बता देता हूँ, पठान को आप किराए पे ले सकते हो, पठान को खरीद नहीं सकते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। You can rent an Afghan. You can't buy an. I'm not an Afghan. I'm an Indian. I was Sanatani, but my family originally from mother's side from a Sikh family. तो जब ये पठान का और सिख का खून मिलता है ना, तो उसका रिजल्ट बड़ा डेंजरस हो सकता है सर। सो ये एक्चुअल कहानी है, उनमें एकता बिल्कुल नहीं है। ईरान इज नॉट ए अरब स्टेट, पाकिस्तान इज नॉट एन अरब कंट्री, तुर्की इज नॉट एन अरब कंट्री। फाइनली टू कंक्लूड सर, ये हम बातचीत कर रहे थे, मेरी पाकिस्तान के साथ समस्या होती है, कहता है यार ये इलाका मेरा, मैं कहता नहीं मेरा। चीन के साथ, यार ये मेरी ट्रेड नहीं, मेरी है। चीन का वियतनाम के साथ, टाइगर ये मेरा हो, कहता बिल्कुल तेरा नहीं, मेरा है। जापान के साथ अक्रॉस दी ओशन, जी ये मेरा आइलैंड है, नहीं तेरा नहीं है, मेरा है। ताइवान के साथ वो है। इथियोपिया एरिट्रिया कितने साल लड़ते रहे एक छोटे से स्ट्रिप ऑफ लैंड के ऊपर। मैंने ये देखा, चार्ड सूडान, अबे ये मेरा बिल्कुल नहीं है, ये मेरी जमीन है। साउथ सूडान, सूडान लड़ते रहे दुनिया भर में, तो मैंने कितने 52 साल कूटनीति में हो गया। अब मेरा एक सवाल है, ईरान तेरा तो बॉर्डर भी नहीं है इसराइल के साथ, इसराइल ने आपकी जमीन को हड़प नहीं किया। पैलेस्टीनियंस कह सकते हैं कि हमारी जमीन को हड़प करके ये बस गए हैं यहाँ पर आप कौन होते हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको इतनी मोहब्बत कब से होगी पैलेस्टीनियन से? उनको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? नहीं नहीं, वो मैं नहीं बुलाऊंगा, वो सऊदी अरेबिया भी नहीं बुलाएगा, वो पाकिस्तान भी नहीं बुलाएगा, वो जॉर्डन तो पहले ही धोखा खा सका, वो नहीं। आप बात सब उसकी करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है सर, आपसे भी ये अनुरोध है कि ईरान क्यों पंगा ले रहा है इसराइल के साथ, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। लोग ये कहते हैं एक पहेली है वोरा साहब के मुताबिक, लेकिन कुछ बातें जो वोरा साहब ने रखी हैं, मुझे लगता है कि आपके बीच में भी उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस्लामिक देशों के भीतर अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके चलते ही वो अपनी पॉलिसी तय कर करते हैं। ये ओआईसी जो है, ये कहने भर का है, इससे कोई एक मायने एक मुस्लिम देश एक सिपाही नहीं भेजेगा ईरान में मरने के लिए। नहीं। जी सर, आप जुड़े और इतनी क्लैरिटी के साथ आप बात करते हैं, मजा आता है सर आपके साथ बात करने में। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर, थैंक थैंक्स यू सर। वेरी मच, माफी चाहता हूं कि आपको देर तक इंतजार नहीं सर, करवाया। कोई इशू नहीं सर, थैंक इट्स यू, माय थैंक प्लेजर यू, सर। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक्स। वंदे मातरम सर। नंद मातरम सर।